Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm your inorganic chemistry teacher. Welcome to official YouTube channel of Bansal Academy. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स के लिए वो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड आइसोलोबन एनालॉजी। जो आपका सेकंड टॉपिक है आइसोलोबन एनालॉजी, अगर आज ये नहीं हो पाता है तो ये मैं कल वाले लेक्चर में इसको कवर कर दूंगी, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ऑफ मेटल क्लस्टर्स। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का अगर आप देखते हैं कि जो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, या फिर यूं कह लो कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है निकालना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ज्योमेट्री निकालनी होती है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर निकालने होते हैं, ठीक है, या फिर आपको क्या करनी होती है, रिएक्शंस करनी होती है, ठीक है, रिएक्शंस करनी होती है आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की। तो आपका जो इसमें बेसिक है जो आपको आना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। किसी भी आप कोई भी आपके पास मेटल क्लस्टर, कोई भी आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दिया है, उस पर्टिकुलर उसके लिए आपको क्या निकालना है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालना आना चाहिए, तभी आप उस रिएक्शन को फर्दर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसी तरह से आपको बेसिकली ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर निकालने के लिए भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालना आना चाहिए। तो आज हम इस लेक्चर में वही सीखने वाले हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ी बहुत चीजें और सीखनी पड़ेंगी। वो है आपके पास हेप्टासिटी, एक आपको फॉर्मल चार्ज। तो पहले हम हेप्टासिटी निकालना सीखेंगे, फिर हम फॉर्मल चार्ज निकालना सीखेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सभी के लिए कि कौन सा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कौन सा लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करेगा, जैसे कि अमोनिया होता है, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, Cl लगा है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करेगा। वहीं अगर ये ब्रिजिंग पे लगा है दो मेटल्स के साथ में, ठीक है, μ2Cl है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये चीजें हम आज समझने वाले हैं कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करेगा। बट उससे पहले हम क्या समझने वाले हैं, हेप्टासिटी एंड फॉर्मल चार्ज के बारे में। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपने अपना आज का लेक्चर। ठीक है, हमारे पास क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को कंप्लीटली ये चीज समझ आ जाए। ठीक है, और अगर आपको, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन तक कंप्लीटली पहुंचना है, तो आप इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते क्या है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या, कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में क्या होता है, हमारे पास मेटल और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, मेटल और कार्बन के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास एल्काइल लिथियम, यहाँ पे मैंने मिथाइल लिथियम का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पे कार्बन एंड मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है। तो बेसिकली मेटल और कार्बन चाहिए होता है हमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में। अब देखो, हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी है, कोवेलेंट वाली बॉन्डिंग है। जैसे कि अगर आप देखो, आपके पास NaCN है ना, तो NaCN, यहाँ पे Na क्या है, हमारे पास सोडियम मेटल है, ठीक है, और कार्बन है, तो हम मेटल और कार्बन का बॉन्ड देख के बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शंस है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, ये Na+ एंड Cn-। ठीक है, तो हम इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। वैसे ही हमारे पास, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे अगर आप, हम मतलब जैसे अगर आप पूरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो मैं कंप्लीटली, हम आगे कैटलिस्ट वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, PPH, PPH 3 ठीक है, ये होता है आपके पास विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट में बेसिकली आपको कहीं दिख रहा है रोडियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो नहीं, बट फिर भी हमारे पास जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। क्यों, ये इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये एल्कीन को CH2, CH
R डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि एल्कीन हो गई, इसको रिड्यूस करवा देता है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजनेशन करवा देता है और इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 CH3 में, ठीक है। तो इसकी रिडक्शन करवा दी इसने, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी हाइड्रोजनेशन हो गई, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि ये विल्कन्सन कैटलिस्ट का क्या काम है कि ये हाइड्रोजनेशन करवा रहा है। तो जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं ना, तो इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि इस एल्कीन का और इस विल्कन्सन कैटलिस्ट के बीच में बॉन्ड बनता है इसके मैकेनिज्म में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम बोल नहीं सकते कि ये प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास है, बट या इन जनरल यू कैन से दैट कि मेटल और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आई होप आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं, थोड़ा सा एक बार ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में समझ लेते हैं, तो इनके बारे में फर्दर और चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। अब देखो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आपको ये पता चल गया मेटल तो होने वाला है, तो मेटल के बेसिस के ऊपर हम क्लासिफाई कर सकते हैं ना। देखो, अगर मेटल हो हमारे पास क्या है, मेन ग्रुप का, ठीक है, मेन ग्रुप का, तो हम उसको क्या बोल देंगे, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। वहीं अगर सपोज हमारे पास है जो मेटल है, वो क्या है, हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। वही हमारे पास जो मेटल है, ये लेंथेनाइड भी हो सकता है या फिर एक्टेनाइड भी हो सकता है, तो हमने इसको बोल दिया लेंथेनाइड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमारे पास, ठीक है, लेंथेनाइड्स का हो गया। अब देखो एग्जांपल्स, लेंथेनाइड या फिर एक्टेनाइड भी हो सकता है, ठीक है, एक्टेनाइड, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें मेन ग्रुप की, तो मतलब बोलने का क्या है कि जो मेटल है वो मेन ग्रुप का होगा, ट्रांजिशन मेटल में मेटल ट्रांजिशन मेटल का होगा, ठीक है। और जो लेंथेनाइड या एक्टेनाइड का यहाँ पे मेटल होने वाला है, ठीक है, मेन ग्रुप का। तो सॉरी, जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल किया अल्काइल लिथियम का, है ना, अल्काइल लिथियम सपोज हमारे पास है CH3 CH2 एंड लिथियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड है, तो ये कैसा हो गया, और लिथियम किसका होता है, मेन ग्रुप का होता है, तो ये हमारे पास मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास, जैसे मैंने ले लिया CH3 MgBr, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का और मैग्नीशियम का बॉन्ड है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसी का एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ले सकते हैं इसका, देखो ट्रांजिशन मेटल का अगर हम बात करें, तो ट्रांजिशन मेटल का आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल जी सॉल्ट जैसे कि, ठीक है, जी सॉल्ट। जी सॉल्ट जो है वो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। जी सॉल्ट क्या होता है, KPtCl3C2H4, ठीक है, ये होता है हमारे पास जी सॉल्ट। तो यहाँ पे देखो प्लैटिनम का और कार्बन का बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मेन ग्रुप की बात करते हैं, तो मेन ग्रुप में हमारे पास आ जाता है कैकोडिल ऑक्साइड, ठीक है, कैकोडिल ऑक्साइड आ जाता है, जो फर्स्ट मेन ग्रुप का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था, वो है AsCH3CH3O AsCH3CH3, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है, किसका, मेन ग्रुप का, और इसका ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसी में हमारे पास आ जाता है गिलमन्स रिएजेंट, ठीक है। ये सारे रिएजेंट आप ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे आपने, गिलमन्स रिएजेंट, ठीक है। गिलमन्स रिएजेंट क्या होता है, R2CuLi, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, गिलमन्स रिएजेंट। देखो यहाँ पे कॉपर का और आर का बॉन्ड है, तो ये गिलमन्स रिएजेंट भी इसमें आ जाता है। वैसे ही हमारे पास कॉमन्स रिएजेंट आता है FeCO4-, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है कॉमन्स रिएजेंट, ठीक है, कॉमन्स रिएजेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हो गए किसके, ट्रांजिशन मेटल के। फिर लेंथेनाइड्स की बात करें,
एक्टिनाइड्स की, तो इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं यूरेनोसिन। यूरेनोसिन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास, C8H8 ट्वाइस यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम आ गया यहाँ पे। ठीक है, C8H8 ये हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यूरेनोसिन। ठीक है, अगर हम बात करें यूरेनियम पे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। ये कैसे आएगी, ये अब हम आगे आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल हमारे पास कैसा हो सकता है, मेन ग्रुप का हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, लेंथेनाइट या फिर एक्टिनाइट वाला हो सकता है। ओके, उसके बाद अब हम जो करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम तीन चीजें समझने वाले हैं, हेप्टासिटी। ठीक है, दूसरा हम समझने वाले हैं आपका फॉर्मल चार्ज। उसके बाद हम क्या समझेंगे, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालेंगे सभी लिगेंड्स का। फिर तो कोई काम नहीं है, फिर तो हमने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन काउंट्स करना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास हेप्टासिटी। हेप्टासिटी, ठीक है, हेप्टासिटी का मतलब क्या होता है, देखो जो हेप्टासिटी है इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। हेप्टासिटी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली ऐसे कॉम्प्लेक्स दिया होता है और उसमें क्या लिखा होता है, हेप्टासिटी लिखी होती है, तो उससे आपको देखना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होने वाली है। ठीक है, हेप्टासिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स of a ligand, of a of a ligand directly directly attached to metal। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, बेसिकली हेप्टासिटी होती है नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ अ लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू मेटल। ठीक है, कि कितने लिगेंड के कितने डोनर एटम मेटल के साथ अटैच है, उसको हम बोलते हैं हेप्टासिटी। अब इसका एग्जांपल जैसे समझते हैं, जैसे कि हमने लिखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने क्या लिखा था, Mg CH3, ठीक है, X। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये एक कार्बन जो है वो मेटल के साथ अटैच है, यानी कि इसकी हेप्टासिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये देखना होता है कि लिगेंड है हमारे पास, उसके कितने एटम्स मेटल के साथ अटैच है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई हमारे पास है लिगेंड और ये मैग्नीशियम के साथ ऐसे अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिगेंड हो गया। ठीक है, ये कितने से, एक कार्बन के थ्रू मेटल के साथ मैग्नीशियम के साथ अटैच है, तो इसकी हेप्टासिटी कितनी होगी, 1। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल एक और लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये लिगेंड है। ठीक है, ये कोई मेटल है। ठीक है, अगर हम इसके लिए हेप्टासिटी बताए इस लिगेंड के लिए, ये हमारे पास लिगेंड है। ठीक है, अगर हम इसके लिए हेप्टासिटी देखते हैं, तो ये एक कार्बन के थ्रू मेटल के साथ अटैच है, तो इसकी हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास क्या होता, यही लिगेंड मेटल के साथ कुछ ऐसे अटैच होता, ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो अब हेप्टासिटी कितनी होती, देखो इस कार्बन के थ्रू भी, ये कार्बन के थ्रू मेटल के साथ अटैच है, और यहाँ पे क्या है, दो कार्बन है। ठीक है, उनके थ्रू भी ये मेटल के साथ अटैच है, तो ये इसकी जो हेप्टासिटी है, इस लिगेंड की जो हेप्टासिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3। क्यों, देखो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस वाले कार्बन से, लेट से ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। फर्स्ट कार्बन से मेटल को कैसे बॉन्ड बन रहा है, ऐसे सिंपल, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में ऐसे बन रहा है कि कार्बन डायरेक्टली मेटल के साथ ऐसे अटैच है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड कार्बन है, इन पे क्या है, ये पाए इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, कैसे, अपने पाए इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मेटल के साथ अटैच है। बेसिकली जो पाए इलेक्ट्रॉन, पाए बॉन्ड है वो बन कैसे रहा है, ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन। ठीक है, इनके बीच में क्या है, पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ होगा, पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा पाई बॉन्ड, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई होगी, इनकी इन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हुई होगी और इनके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा होगा। तो हो क्या रहा है, बेसिकली ये फर्स्ट कार्बन वाला आ गया। ठीक है, सेकंड, इनके बीच में ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड ही तो मेटल को डोनेट हो रहा है ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड ही तो मेटल को डोनेट हो रहा है ना। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड और थर्ड कार्बन भी अब की बार मेटल
से अटैच है, क्योंकि सेकंड और थर्ड कार्बन के ये पाई इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर लिगेंड की जो हेप्टासिटी है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, अगर हम इस लिगेंड को देखें तो इसमें क्या है, 3 कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5। तो आपको ऐसे लिखा हो सकता है कि ईटा 3 C3H5। अगर ऐसे नहीं भी लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये लिगेंड की हेप्टासिटी क्या है, मैक्सिमम। हेप्टासिटी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो ये C3H5 लिगेंड था, C3H5 लिगेंड ये वाला, ठीक है, इसकी हेप्टासिटी 1 भी हो सकती है। ठीक है, और इस लिगेंड की जो हेप्टासिटी है वो क्या हो सकती है, वो हमारे पास 3 भी हो सकती है। ठीक है, इसकी हेप्टासिटी 3 भी हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मेटल लिया है और ये C3H5 लिगेंड भी दिया है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी कितनी हेप्टासिटी हमने लेनी है। अगर आपको कुछ नहीं गिवन है, इफ नॉट गिवन, ठीक है, इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, तो आपने क्या कंसीडर करना है, कंसीडर इट्स मैक्सिमम हेप्टासिटी। ठीक है, मैक्सिमम हेप्टासिटी को आपने कंसीडर करना है। ओके, और अगर आपके पास क्या है, दिया होगा, तब तो आपने वही हेप्टासिटी लेनी। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, ईटा 1 C3H5। तो अब की बार आप क्या करोगे, अब की बार आप किसकी हेप्टासिटी कितनी लोगे, 1 हेप्टासिटी लोगे, यानी कि ये वाली। ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो आप ये वाली हेप्टासिटी लोगे, या फिर आपको ईटा 3 ऑलरेडी ही लिखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये हेप्टासिटी वाला। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है कोई मेटल M। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है कोई मेटल M। ठीक है, ये आपके पास दिया है मेटल M, और आपको क्या करना है, आपको इसमें लिगेंड्स लिखे हैं। ठीक है, एक की हेप्टासिटी आपके पास लिखी है ईटा 1 C3H5। ठीक है, और दूसरा लिखा है, आपको कुछ नहीं लिखा है दूसरे में, दूसरा ऐसे दिया है आपके पास, दूसरा आपके पास डायरेक्टली ऐसे लिखा है C3H5। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो मेटल है, ठीक है, वो तो एक C35 से ऐसे जुड़ा है ना, और जो दूसरा C35 है, उसमें क्योंकि हेप्टासिटी देखो, एक में तो हेप्टासिटी दी है और एक के लिए हेप्टासिटी नहीं दी है, यानी कि हम इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी लेंगे। तो इसी लिगेंड को ना हम ऐसे भी लिख लेते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, कि जो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो ये हमारे पास ऐसे हो सकता है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, जो हमने ये चीज ऊपर लिखी है ना, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं। ओके, इसके बाद क्या है, इसका मतलब, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इट मीन्स थ्री एटम्स all three at all three carbon atoms are involved in डोनेशन। ठीक है, इसका ये मतलब है कि सारे के सारे जो कार्बन एटम है वो डोनेशन में इन्वॉल्व है, तो हमने वो चीज देख ली थी ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे हेप्टासिटी। ठीक है, ये होती है हेप्टासिटी कि कितने कार्बन के एटम्स जो होंगे, या फिर कितने हमारे पास जो एटम्स है किसी पर्टिकुलर लिगेंड के, वो मेटल के साथ अटैच है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे फॉर्मल चार्ज, फिर मैं आपको एक साथ एग्जांपल करवाऊंगी फॉर्मल चार्ज और हेप्टासिटी के। ठीक है, फॉर्मल चार्ज। ओके, देखो, फॉर्मल चार्ज हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इट इज नॉट एक्चुअल चार्ज, इट इज नॉट एक्चुअल चार्ज। ठीक है, मतलब क्या हुआ फिर, मतलब ये हुआ कि ये कोई एक्चुअल चार्ज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास क्या है, HCl है। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड है, तो बेसिकली बॉन्ड कैसे बना होगा, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई होगी, है ना, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की, क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया होगा, क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया होगा। ठीक है,
अब क्योंकि जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल जो है वो किस तरफ को मिल जाएगा, क्लोरीन वाली तरफ को मिल जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़ा सा क्लोरीन वाली तरफ को ज्यादा होंगे, है ना। अब हमें पता है, अगर देखो किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो उस एटम के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, तो उस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये चीज आपको पता है, बेसिक है बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ा दूर जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली क्लोरीन के ऊपर एक एक्स्ट्रा, एक तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था, दूसरा है कि इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस पे ऐसे पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव के। तो इसी को हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो हम इस फॉर्मल चार्ज को इन जनरल क्या लिख लेते हैं, -1 एंड +1, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम वही बोल रहे हैं कि -1 +1 इज नॉट एक्चुअल चार्ज, एक्चुअल चार्ज तो कुछ हल्का सा आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल चार्ज है। ओके, ऑलराइट, आपको समझ आ गया होगा। वैसे अगर हम बात करें मेटल और कार्बन के बॉन्ड की, आपको पता है मेटल्स कैसे नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, है ना। मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो यानी कि अगर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल की तो काफी कम होती है, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो अगर हम इस बॉन्ड की बात करते हैं, तो जब भी हम ना फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज लेंगे, ठीक है। हेट्रोलिटिक मतलब कि कंप्लीटली एक तरफ को बॉन्ड तोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जैसे अगर हम बात करें HCl की, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन की, तो हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है। मतलब चार्ज निकालने के लिए तोड़ रहे हैं, वैसे कोई टूट नहीं रहा है बॉन्ड। इस पे -1 आ जाएगा, इस पे +1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरफ को बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटने का मतलब क्या हुआ कि इसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो था ही अपने पास, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए +1, इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, तो -1, ठीक है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, कार्बन पे -1 एंड मेटल पे +1 चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। ओके, बाकी देखो, अब फॉर्मल चार्ज के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, कि जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप्स, ऑल एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं हैव, खुद सोचो कितना होगा फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कितना होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप्स कार्बन के थ्रू मेटल से जुड़े, अभी अभी किया हमने, कितना होना चाहिए, यस, ऑल एल्काइल ग्रुप्स हैव फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की, वो ज्यादा होती है मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इसीलिए फॉर्मल चार्ज भी किस पे होगा, हमेशा एल्काइल ग्रुप्स पे -1 फॉर्मल चार्ज आएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि हमने जब भी फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो हमने हेट्रोलिटिक क्लीवेज लेनी है। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या लेते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज लेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो इस पे हमें चार्ज पता ही लगवाएगा, हमने तो होमोलिटिकली क्लीव करवा दिया। हमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवानी है, ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जैसे हमने ऐसे तोड़ दिया, तब हमारे पास चार्ज आएगा उनके ऊपर, कि क्या फॉर्मल चार्ज बन रहा है इन पे, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने समझ लिया, तो इसके थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपके पास क्या है, मेटल है, और सपोज उसके साथ आपके पास लगे हैं CH3 लगे हैं 4, ठीक है। आपको बताना है कि मेटल के ऊपर कितना कितना फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हम चार्ज कैसे निकालते हैं, बेसिकली चार्ज हम निकालते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, ठीक है, मेटल की। ओके, प्लस जो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मल चार्ज होगा लिगेंड पे, फॉर्मल चार्ज आएगा, ठीक है, किस पे, लिगेंड पे। वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास होगा चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो अब देखो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें पता नहीं, वही निकालनी है हमने, तो हम इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है।
प्लस फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा मेटल इन ग्रुप्स के ऊपर, तो ये सारे एल्काइल ग्रुप्स है, कार्बन वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप्स है ना सारे के सारे, इन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, एक मिथाइल पे -1 आ जाएगा, 4 पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। पूरे कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे देखो चार्ज क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 हो गया, तो x विल बी इक्वल टू +4, यानी कि हमारे पास इसकी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी रहेगी, +4 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे आपके पास है सपोज ये वाला लिगेंड, ठीक है, आपने बताना है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है या फिर लिगेंड के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है। तो आपको पता है ये कार्बन के थ्रू जुड़ा है, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो यानी कि इस पे कितना चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज -1, ठीक है। और मेटल पे कितना आ जाएगा, +1, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो थर्ड वाला है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ये है, ठीक है, और ये मेटल के थ्रू जुड़ा है, ठीक है। तो अब की बार आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या है, कार्बन है ना, तो आप देखोगे कि जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से बॉन्ड हमारा जो है वो कहाँ को टूट जाएगा, वो हमारा टूट जाएगा कार्बन वाली तरफ को, है ना। बट यहाँ पे देखो कुछ एरोमेटिसिटी सी चीज लग रही है ना, यहाँ पे रिंग भी है, साइक्लिक रिंग भी है, डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे चार्ज आएगा तो कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है ना। देखो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि मैंने की ज्यादा है तो मैंने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया। तो मैंने अगर इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ऐसे, और नेगेटिव, और मेटल आ गया यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या है देखो, कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ये बॉन्ड ऐसे जा सकता है, ये बॉन्ड ऐसे जा सकता है, तो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है। लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, देखो नेगेटिव का मतलब क्या है, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो इस कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन था, एक मेटल का इलेक्ट्रॉन था। ये बॉन्ड जब ऐसे टूट गया इधर को, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ले लिया, तो नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कॉन्जुगेशन में जाएंगे, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कौन सा सिस्टम होता है हमारे पास, एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बॉन्ड को ऐसे क्लीव करवा देते हैं तो हमारे पास एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, और आपको पता है कि जो एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं वो लीस्ट फेवरेबल होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास जो बॉन्ड है वो दूसरी तरफ को टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मेटल पे आ जाएगा नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंगली ये चीज फेवरेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन कॉन्जुगेशन तो पॉसिबल है ना, ये बॉन्ड ऐसे टूट सकता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और इधर ऐसे बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन गया ऐसे, आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये भी साइक्लिक है, एरोमेटिक है, मतलब साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और आपको हक्कल्स रूल पता है क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास होते हैं तो क्या होता है, वो एरोमेटिक होता है, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी कि हमारे पास ये सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक होगा, ठीक है। अगर एरोमेटिक होगा यानी कि फेवरेबल होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कुछ एरोमेटिसिटी से आपको दिख रही आते हुए, तो आप देखो कि क्लीवेज करवाने की वजह से क्या हमारे पास एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक सिस्टम तो नहीं बन रहा है। तो आपने क्लीवेज, सबसे पहले आपने जो क्लीवेज करवानी है ना, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, एरोमेटिक करेक्टर को। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट देखना है। पहले आपने एरोमेटिसिटी देखनी है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, ठीक है। एक और चीज, जब भी आप एरोमेटिसिटी देखोगे ना, आपको इतना बार बार ये रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखा करो कि यहाँ पे क्या है, कितने पाए बॉन्ड्स हैं। नेगेटिव चार्ज को भी आप पाई बॉन्ड में काउंट करोगे तो कितने पाई बॉन्ड्स है, देखो 1 2 2 पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने पाई बॉन्ड्स है, सिर्फ एक। तो आपने याद रखना है, जब भी आपके पास क्या होता है, इवन पाई बॉन्ड्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड्स बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक,
ठीक है, एंटी एरोमेटिक। और जब भी आपके पास क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, हम हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, और कंडीशन ऑब्वियसली देखनी है कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन कंप्लीट होनी चाहिए, वो सब चीजें भी होगी, बट उसके बाद आप ऐसे डायरेक्टली देखोगे। तो अब हम मैं आगे ऐसे ही देखने वाली हूँ। ओके, अब देखो, अब देखो इसी से आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक आ गया आपके पास मेटल, मेटल। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस वाले पे कितना फॉर्मल चार्ज है और इस पे कितना फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, ओके। अब देखो फर्स्ट वाले में तो कोई एरोमेटिसिटी नहीं दिख रही है, यानी कि हम डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंगली हमारे पास बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो इस वाले लिगेंड पे -1 चार्ज आ गया, मेटल पे +1 चार्ज आ गया। ठीक है, इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कुछ एरोमेटिसिटी सी आ रही है, तो एक बार बॉन्ड ब्रेक करवा लो। ठीक है, अगर हम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाएंगे, ठीक है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने बोला नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, कॉन्जुगेशन, इसको भी नेगेटिव चार्ज को भी आपने पाई बॉन्ड्स में काउंट करना है। ठीक है, तो कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, 4 पाई का मतलब क्या हो गया, 4 पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया, हमारे पास ऊपर किया मैंने, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक यानी कि हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे तो क्लीव नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हो जाता है तो क्या होगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, सारे के सारे बॉन्ड्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने पाई बॉन्ड्स है, 1 2 3, कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड्स। 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब है ऑड, यानी कि एरोमेटिक, यानी कि हमारे पास जो बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक होगा, वो हमारे पास इस पाथ से, पाथ 1 से हमारे पास ब्रेक होगा, इस सेकंड पाथ से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि फॉर्मल चार्ज है जो लीगेंड पे वो कितना है, +1 है। ठीक है, आई होप आपको अब ये चीजें समझ आ गई होंगी। सिमिलरली ऐसे नहीं होगा कि हमेशा बॉन्ड वैसे ही टूटेगा, जैसे हमने दोनों केसेस किए ना, उसमें बॉन्ड कैसे टूट रहा था, मेटल वाली तरफ को बॉन्ड टूट रहा है। अब जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, है ना, साइक्लोपेंटाडाइन, तो अगर हम बॉन्ड को अब की बार ऐसे ब्रेक करवा देते हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन सारी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने आ जाते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स, जो कि क्या है, इवन, यानी कि ये बन जाएगा एरोमेट एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। वहीं अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करवाते हैं तो ये कैसा सिस्टम बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, 1 2 3। ठीक है, कि आगे और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ गए, यानी कि हमारे पास कैसा बन जाएगा, ये एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, अब एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बेसिकली फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो ये तो हो गया एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। सेकेंड पॉइंट क्या है फॉर्मल चार्ज का, कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, ऑल न्यूट्रल लिगेंड्स, all neutral ligands have formal charge, have formal charge equals to 0। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उन पे फॉर्मल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये अपने लोन पेयर्स डोनेट करेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो क्या आएगा, 0। रीजन क्या होता है, देखो अमोनिया अपने क्या दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको क्या देगा, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देने का मतलब है कि इसके लोन पेयर जो है वो इसके खुद के पास भी रहेंगे और इसके साथ भी शेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है,
कैसा बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स खुद के पास भी रख रहा है, उसके साथ भी शेयर कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, जैसे कि हमने ऊपर ये एल्काइल्स के केस में देखा था, तो वहां पे हमने हेट्रोलिटिक क्लीवेज देखनी है। तो आपने ध्यान रखना है कि जहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वहां पे आप हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवाओगे, वहां पे आप क्या करवाओगे? हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। और जहां पे आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वहां पे आपके पास क्या होगा? फॉर्मल चार्ज 0। अब क्वेश्चन आता है कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड का कैसे पता चलेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास तब बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो तब बनेगा जब हमारे पास किसी भी पर्टिकुलरली किसी भी एटम का जो है, जैसे कार्बन हो गया लेट्स से, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट होगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ऑक्टेट हमारा कंप्लीट है, अगर क्या है हमारे पास कार्बन का, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लूं मैं कार्बन का, इसका क्या है जो ऑक्टेट है वो क्या है? कंप्लीट है, ठीक है। इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ? ये बनाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होने चाहिए? उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब उसके पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पड़े हो सकते हैं? नॉन बॉन्डिंग में पड़े हो सकते हैं, या फिर पाए में पड़े हो सकते हैं, पाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़े हो सकते हैं, या फिर वो सिग्मा में भी पड़े हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नॉन बॉन्डिंग का तो हमने कर लिया है ना। फिर से चलते हैं, जैसे मेटल है और हमारे पास ऐसे अमोनिया के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये न्यूट्रल लिगेंड है? नाइट्रोजन के थ्रू आपने कौन सा एटम देखना है? जो एटम मेटल से जुड़ा है, वो वाले मेटल को वो वाले एटम को देखो, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा है, नाइट्रोजन को देखो। जो नाइट्रोजन का ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने हैं। और आपको पता है नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऐसे होता है ना, 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड इसने बनाने होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बना देता है। एक इसके पास क्या होता है? लोन पेयर पड़ा होता है, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, ये अब मेटल को देगा कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यानी कि इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास होता CH3, आपको पता है कि कार्बन को ऐसे दिया है मेटल CH3, ठीक है। अब देखो कार्बन क्या है? आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? टोटल 4 बॉन्ड बनाता है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। यानी कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसको फोर्थ बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और वो फोर्थ बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? मेटल के साथ बनाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यानी कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बना है लिगेंड के बीच में और मेटल के बीच में, ठीक है। यहाँ से ना आप इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन भी समझोगे। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं मेटल को? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड से अगर हम बात करते हैं, जैसे कार्बन की, कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बना लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड बना है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेटल के साथ कैसा बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है मेटल के साथ। तो मतलब बेसिकली अभी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इसके बाद पढ़ेंगे, बट ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कैसा बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में? कोवेलेंट। और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो आपने क्या कंसीडर करना होता है? आपने लेनी होती है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। वहां पे कुछ ना कुछ फॉर्मल चार्ज होता है, जहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहां पे कुछ ना कुछ फॉर्मल चार्ज आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या आएगा? आपको पता है यहाँ पे कौन सी क्लीवेज होगी? यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस तरफ को बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा?
कुछ ना कुछ फॉर्मल चार्ज आएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जहां पे भी कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वहां पे फॉर्मल चार्ज जीरो आएगा। और ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स बोलते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है वो कितना होता है, उनके ऊपर जीरो होता है। ठीक है, और वो किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं, अपने नॉन बॉन्डिंग के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, और पता कैसे चलेगा, हमने डायरेक्टली क्या करना है, मेटल के साथ जुड़ा हुआ जो भी एटम है हमने ये चेक करना है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। अगर ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो अपने इन तीनों में से नॉन बॉन्डिंग पाई या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में से कोई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होगा मेटल को। ठीक है, और अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे CH3 का नहीं था, तो वो सबसे पहले मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया वहां पे कुछ ना कुछ फॉर्मल चार्ज आएगा ही आएगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है। ठीक है, और इसको ऐसे शो किया मेटल को। ठीक है, तो दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये अपने कौन से, वैसे भी देख के पता चल रहा है कि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल को दे रहे हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे रहे हैं, यानी कि ये कैसे है देखो, क्योंकि इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि हमारे पास कैसे न्यूट्रल लिगेंड है। और वैसे भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, कैसे दे रहे होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां भी हमारे पास बनता है वहां पे फॉर्मल चार्ज क्या आते हैं, जीरो। तो ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, वहीं अगर सपोज ये लिगेंड हमारे पास ऐसे होता, मेटल के साथ ऐसे जुड़ा होता, तो अब सिर्फ हमारे पास ये वाला कार्बन एटम जो है वो मेटल के साथ जुड़ा है। अब इस कार्बन एटम को देखोगे, इधर को एक बॉन्ड बना है, इधर को दो बॉन्ड बने हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यानी कि इसने मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे अब की बार क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि बना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मल चार्ज आएगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हम करेंगे। ये बॉन्ड ऐसे टूटा, इस पे -1 चार्ज आ जाएगा, इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मल चार्ज आएगा, और फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक है FeHH, ठीक है, और एक है FeH2, H ऐसे। तो देखो फर्स्ट वाला अगर हम ये वाला केस देखते हैं, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है दो, वो डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच है। हाइड्रोजन तो अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, यानी कि इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाया होगा, इसने कोवेलेंट, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये वाले हमारे पास जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आयरन से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयरन से ज्यादा होती है। यानी कि ये बॉन्ड भी ऐसे टूट जाएगा, हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा -1, इस पे आ जाएगा -1, और इस पे आ गया फिर +2, आयरन पे आ गया +2। यहाँ पे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है हाइड्रोजन को, वो दोनों हाइड्रोजन ने आपस में ले लिया है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, डाई हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट हो रहे होंगे मेटल को। यानी कि यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, एज न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, एज न्यूट्रल लिगेंड। और अपने कौन से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, किसको, Fe को। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन रहा है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे कैसा बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो इनको जरूरत नहीं है मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, यानी कि ये अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ। तो इस केस में जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या आ जाएगा, जीरो। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है फॉर्मल चार्ज क्या आता है, जीरो। सिंपल सा आपने क्या देखना है, जिस भी मेटल के साथ जो भी एटम अटैच है, देखो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। और जहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वहां पे आपने फॉर्मल चार्ज लेना है, और जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा वहां पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, यानी कि वो न्यूट्रल लिगेंड होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल जो हमारे पास लिगेंड है वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना, जैसे कि अमोनिया वाला केस देखा था हमने, नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो कौन से हैं, अमोनिया हो गया, अमोनिया अपने लोन पेयर देता है क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। वाटर हो गया, वाटर वाटर का ऑक्सीजन भी कैसे काम करेगा, एज न्यूट्रल लिगेंड। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ बनाया है, यानी कि इसका जो लोन पेयर है वो डोनेट कर सकता है ये। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, पाई बॉन्ड भी डोनेशन हो सकती है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था इसका ये वाला। ठीक है, ये पाई बॉन्ड डोनेट हो सकते हैं, दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और ये पाई बॉन्ड्स डोनेट करेंगे। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड भी देखा था लास्ट वाला केस, कि जब डाई हाइड्रोजन जो है H2
इनके थ्रू डोनेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ओके, अब देखो अगर हम बात करें इनमें से डोनर एबिलिटी की, तो किसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा है? जो डोनर एबिलिटी होगी वो नॉन बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा होगी, फिर पाई की होगी, फिर सिग्मा की होगी। रीजन क्या है? नॉन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर पाई की। नॉन बॉन्डिंग तो होता ही नहीं, मॉलिक्यूलर नॉन बॉन्डिंग तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर पाए बॉन्ड्स की एनर्जी होती है, फिर सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी होती है ना। ऐसे होता है ना, जब भी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, जो सिग्मा हमारे पास बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर पाई की होती है, फिर नॉन बॉन्डिंग की होती है। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, और हमें पता है डोनर एबिलिटी हम किससे देखते हैं? होमो से, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। ठीक है, हाईएस्ट, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होगा उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट एनर्जी में बैठे होंगे वो जल्दी डोनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि हम लो एनर्जी की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग में की हाईएस्ट एनर्जी है, इसलिए डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा नॉन बॉन्डिंग की होगी, फिर पाई की, फिर सिग्मा की होगी। ठीक है, तो ये था आपके पास किसका कॉन्सेप्ट, ये था आपके पास कि आपने फॉर्मल चार्ज कैसे देखना है। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट आता है वो है इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। ओके, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है न्यूट्रल मेथड, ठीक है, और एक हमारे पास होता है आयोनिक मेथड। ठीक है, आयोनिक मेथड। न्यूट्रल मेथड में हम क्या कंसीडर करते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, क्योंकि हमने देखना है कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और जो आयनिक मेथड होता है इसमें हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज कंसीडर करते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, ये ले न्यूट्रल में हमने ले लिया जैसे मेटल और कार्बन का बॉन्ड है। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज में हमने ऐसे ले लिया कि मेटल का कितना कंट्रीब्यूशन है, मेटल का भी एक इलेक्ट्रॉन है, और जो कार्बन है उसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम आयनिक मेथड में देखते हैं तो आयनिक मेथड का मतलब क्या हुआ? आयंस बनाना। ठीक है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे -1 चार्ज, जो भी हमने अभी फॉर्मल चार्ज में सीखा उस अकॉर्डिंगली हम बॉन्ड ब्रेक करवा देंगे, इस पे +1। यानी कि मेटल, अगर हम कार्बन की बात देखें तो कार्बन अब की बार क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस पे ही आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो। ठीक है, अगर हम जैसे ऐसे क्लीव करवा रहे हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला भी आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेसिकली। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड नहीं करेंगे, हम सिर्फ न्यूट्रल मेथड करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल मेथड से हम निकालेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल मेटल है और CH3 ऐसे। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालना है, ये तो हमने अभी करके भी देख लिया है। हमने क्या करना है, न्यूट्रल मेथड से करवाना है, हमने होमोलिटिकली क्लीव करवाना है। ठीक है, तो ये कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर हो गया। ठीक है, किससे? न्यूट्रल मेथड से हमने इसको निकाला है। ठीक है, न्यूट्रल मेथड, सिंपल। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास क्या है, ये तो हो गया हमारे पास जब एल्काइल्स होंगे, फर्स्ट केस। ठीक है, सेकेंड केस है हमारे पास जब हमारे पास क्या होगा, कोई न्यूट्रल लिगेंड होगा। न्यूट्रल लिगेंड होगा, जो न्यूट्रल लिगेंड हमने देखा है कैसे, जैसे कि अमोनिया हो गया। ठीक है, अमोनिया हो गया तो वो क्या करेगा, हमें पता है वो अपने लोन पेयर देगा मेटल को, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, और उस पे जो फॉर्मल चार्ज है, हमने डायरेक्टली कुछ नहीं करना होता, बस डायरेक्टली देखना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो कंट्रीब्यूट कर रहा है न्यूट्रल मेथड में। ठीक है, इसमें कोई भी बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज और वो सब चीजें हमें नहीं पता होनी चाहिए। इस पे फॉर्मल चार्ज 0 है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं न्यूट्रल मेथड से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि फॉर्मल चार्ज 0 है, तो आयनिक मेथड से भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पे कुछ बॉन्ड क्लीवेज तो हमने देखनी ही नहीं है, यानी कि आयनिक मेथड से भी उतने इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें जैसे कि हमारे पास है ये, ठीक है, ये वाला लिगेंड,
ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मेटल को, तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें कोई और लिगेंड ले लो, अ, जैसे ये वाला लिगेंड ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेटल के साथ जो कार्बन का कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। रीजन हमें पता है, क्योंकि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि मेटल के साथ ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जहां पे भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अब देखो ध्यान रखना है, जब हमारे पास क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा लिगेंड का, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होगी। जब दो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होगी लिगेंड्स की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है CH2, ये लिगेंड है ना, और ये ऐसे मेटल के साथ ऐसे लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस कार्बन के थ्रू ये मेटल के साथ जुड़ा है। अब इस कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, इस कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये मेटल है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिगेंड है। अब जो ये वाला कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि मेटल के साथ पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाने पड़े होंगे, 2, है ना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने होंगे, तभी ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और अगर ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड मेटल के साथ बना रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके कितने इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटर होगा हमारे पास ये वाला लीगेंड। ठीक है, सिमिलरली सपोज आपके पास है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये वाला लीगेंड है मेटल के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड बनाना है इसको, और तभी ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यानी कि ये मेटल के साथ कैसे बना रहा होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा ये मेटल के साथ। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होगी, सिंगल बॉन्ड बनाने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की होती है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास सपोज ऐसे लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे लिखा है लिगेंड। अब की बात, दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, यानी कि ये क्या, इनके पास देखो पाई, देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, ठीक है, और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि इसके पास पाई बॉन्ड्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे रहा है, इसका यही मतलब है ना, क्योंकि कार्बन के ऑक्टेट तो कंप्लीट है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, यानी कि आपकी बार की 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है वहां पे बॉन्ड कौन सा बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब है कि फॉर्मल चार्ज होगा जो इस वाले लिगेंड का, वो कितना आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज इसका 0 आ जाएगा। बात करते हैं ऊपर वालों की, तो यहाँ पे आपको पता है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बने, और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि हम वहां पे कुछ ना कुछ फॉर्मल चार्ज आएगा, तो बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, -1। इधर क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 2 बार बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी तरफ, तो यहाँ पे -2 एंड +2, मेटल पे +2, -2 एंड +2 चार्ज आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं, लिगेंड के ऊपर कितना है, -2। तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे ही देखो हमने स्टार्टिंग में किया था मेटल, ये वाला लिगेंड, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक कार्बन के थ्रू जुड़ा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, तो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर हुआ है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर हुआ। वैसे ही अगर सपोज हमारे पास ये लिगेंड ऐसे जुड़ा है, इधर इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 है। फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं, तो फॉर्मल चार्ज कितना है इस पे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, फॉर्मल चार्ज आएगा लिगेंड पे -1। ठीक है, वही इधर इस वाले की बात करते हैं, इस वाले में क्या है, मेटल इस कार्बन के थ्रू भी जुड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे मेटल इन दोनों कार्बन के थ्रू भी जुड़ा है। ठीक है, अब क्योंकि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, कैसा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ रहे हैं, बट बात करें इन दोनों कार्बन की, तो इन दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे डोनेट कर रहे होंगे, ये अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर रहे होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है, कि फॉर्मल चार्ज इनका 0 होगा इनकी वजह से। ठीक है, दूसरी बात क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो हमारे पास होता है ये, इसकी हेपेसिटी कितनी थी, 𝜂3 थी, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 3।
तो आपने ध्यान देना है कि जितनी भी इन जो लिगेंड्स हमारे पास होते हैं ये एलाइलिक, इनकी मतलब आपने ध्यान रखना जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हमारे पास है, जितनी उनकी हेप्टासिटी होती है, ठीक है, जितनी भी उनकी हेप्टासिटी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की वो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन भी उनका उतना ही होगा। तो ये बहुत आसान हो जाती है ये चीजें, यहाँ पे आपको पूरा बार बार देखना नहीं पड़ता है। आपने डायरेक्टली देखना है हेप्टासिटी कितनी है, जितनी हेप्टासिटी उतनी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे है ये, ठीक है, अब हो सकता है कि मेटल के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच हो, ठीक है, हो सकता है कि मतलब यहाँ पे क्या है, हेप्टासिटी 1 है क्योंकि एक ही कार्बन अटैच है साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग का मेटल के साथ। हो सकता है कि हमारे पास ये इस तरह से हो, यहाँ पे हेप्टासिटी कितनी होगी, 3 हेप्टासिटी होगी। अब मैंने आपको बोला था जब हमारे पास ऐसे 3 हेप्टासिटी होते हैं तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, इसका यही मतलब है, ये 3 कार्बन एटम मेटल के साथ अटैच है, ठीक है। हो सकता है कि ये हमारे पास जितने भी हैं सारे के सारे कार्बन मेटल के साथ अटैच है ऐसे, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे ही लिखा होगा एग्जाम में ऐसे, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। अब देखो यहाँ पे हेप्टासिटी 3 थी और इसके लिए हेप्टासिटी कितनी है, 5, पांचों के पांचों कार्बन मेटल के साथ अटैच है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट वाले में देखो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो इस वाले कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की, प्लस यहाँ पे इन दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि अपने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हेप्टासिटी भी कितनी थी, 3, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन भी 3, यहाँ पे हेप्टासिटी 1, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन भी 1। यहाँ पे देखो पहले ये वाला कार्बन दे रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से था 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, 2 यहाँ से आ रहे हैं, तो टोटल 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हेप्टासिटी भी कितनी थी, 5, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन भी कितना आ गया, 5, 5 ही आ गया, ठीक है। अगर बात करते फॉर्मल चार्ज की, तो इसमें फॉर्मल चार्ज आ गया -1, ठीक है, एरोमेटिसिटी से भी फेवर होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी फेवर होता है। बात करते हैं तो इस पे भी नेगेटिव 1 चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इधर का फॉर्मल चार्ज तो 0 ही होगा। तो इस पे से फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या आ जाएगा, इस रिंग पे -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन हो रही है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज 0 होता है। तो इस तरह से बेसिकली आप ये चीजें करोगे, ओके। जैसे ही हमारे पास क्या आ जाता है, कार्बोनिल आ जाता है, ठीक है, कार्बोनिल, जो कार्बोनिल होता है वो भी एक न्यूट्रल लिगेंड ही होता है। कार्बोनिल बेसिकली ऐसे होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, ऐसे होता है, ये कार्बोनिल लिगेंड होता है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका, ठीक है, ऐसे, ठीक है, दोनों का अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन कम होता है, इस वजह से कार्बन से डोनेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, मेटल को। तो क्या है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बोनिल है ये कैसा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि दोनों का मतलब कार्बन का ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे रहे हैं, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे रहे हैं, और कैसा है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे 0 आ जाएगी, प्लस माइनस इस लिगेंड के अंदर ही है, प्लस माइनस 0 ही हुआ ना, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल ही हुआ ना ये, तो फॉर्मल चार्ज इसका 0 आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन ये करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड्स आते हैं, ठीक है, ब्रिजिंग लिगेंड्स, ब्रिजिंग लिगेंड्स, ब्रिजिंग लिगेंड्स देखो क्या होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स हमारे पास आते हैं जो एक से ज्यादा मेटल के साथ जुड़े होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल क्लोरीन हमारे पास एक मेटल के पास जुड़ा है, ठीक है, एक मेटल के साथ जुड़ा है क्लोरीन। तो मेटल के साथ जुड़ा है तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या करेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कैसा बनाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, सबसे पहले तो मेटल के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मल चार्ज आएगा क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, कितना आएगा, इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आ जाएगा। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन हो रही है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। बट हमें पता है जो क्लोरीन है उसके पास लोन पेयर्स भी होते हैं, दे सकता है ना लोन पेयर्स को। सपोज दूसरा मेटल भी जुड़ा है, उसके पास भी उस दूसरे मेटल के साथ भी हमारे पास क्लोरीन, यही वाला क्लोरीन जुड़ा है। तो सबसे पहले तो क्लोरीन क्या काम करेगा, सबसे पहले तो वो एक मेटल के साथ जुड़ के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब दूसरे मेटल को वो क्या कर सकता है, अपना कोई भी एक लोन पेयर उठा के दे सकता है ना। तो यानी कि वो फिर 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास कैसा है, μ2Cl है, μ2Cl का मतलब है कि वो दो मेटल्स के साथ अटैच है, क्या है, अटैच्ड विद टू मेटल्स। ठीक है, इसका मतलब है 2 मेटल्स के साथ वो अटैच है। ठीक है, μ2 का मतलब है कि वो 2 मेटल्स के साथ अटैच है। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन जब भी μ2Cl होगा, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है, 3 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही सपोज आपके पास क्या है, μ4Cl है, तो μ4Cl में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होंगे, μ4Cl का मतलब है कि वो 4 मेटल के साथ जुड़ा है। तो Cl सबसे पहले एक मेटल के साथ तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, बाकी इसके पास कितने लोन पेयर्स पड़े हैं, 3 लोन पेयर्स पड़े हैं, है ना। दूसरे मेटल को वो अपना एक लोन पेयर दे देगा, तीसरे मेटल को भी अपना लोन पेयर दे देगा, और चौथे मेटल को भी वो अपना लोन पेयर दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली उसने कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन की, पहले के साथ तो उसने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, उसके बाद 2 +2 +2 कितने हो गए, 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए उसने, अपने 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना है ब्रिजिंग वाले। ब्रिजिंग में आपके पास और एग्जाम्पल आ जाता है किसका, पीएच का एग्जाम्पल भी आ जाता है इसमें। ठीक है, जैसे कि पीएच हो गया, ये मेटल के साथ लगा है। ठीक है, अब पीएच में अगर हम फास्फोरस की बात करें, तो फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस आपको पता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा सबसे पहले तो, है ना, एक ही बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड और बनाने हैं फास्फोरस को। तो सबसे पहले वो मेटल के साथ क्या करेगा, अपने 2 बॉन्ड बनाएगा। अब इसके पास एक लोन पेयर पड़ा है। ठीक है, अगर सपोज हमें क्या लिखा है, मेटल, ठीक है, लिखा है μ2pH लिखा है। μ2pH का मतलब क्या है कि वो 2 मेटल्स के साथ अटैच है। 2 मेटल के साथ कैसे अटैच होगा, पहले तो वो एक मेटल के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन की डोनेशन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद वो दूसरे मेटल को अपना लोन पेयर दे देगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन की उसने टोटल, उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन की है पीएच ने। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसके जैसे हम एग्जांपल करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अ, 2-3 एग्जांपल करते हैं इसके। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कॉम्प्लेक्स CH3Mn CO5, हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर आप निकालते हो, तो सबसे पहले तो देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट का मतलब क्या होता है कि जो मेटल, आपको पता है कि बेसिकली हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, या फिर जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब उन वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जो ये लीगेंड्स होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं। तो नेट जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, नेट इलेक्ट्रॉन काउंट जो होता है मेटल के अराउंड, वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाता है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमें सिर्फ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d5। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। D5 है, इसके पास 4p है, इसके पास 4d भी पूरा खाली पड़ा है। अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर ये लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन काउंट है इस मैग्नीज के अराउंड वो बढ़ गया, पहले 7 था, अब देखो कितना हो जाएगा, 7। यानी कि हम क्या बोलेंगे, 7 तो इसमें थे ही पहले,
अब CH3 ने कितने इलेक्ट्रॉन डाले, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है CH3 का कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मैग्नीज के साथ बनाएगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटर होगा। कार्बोनिल हमने देखा था कि कैसा है, हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है कार्बोनिल, और वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, हमने ऐसे देखा था ना इसका स्ट्रक्चर, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से कार्बोनिल ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है, और इस पे फॉर्मल चार्ज भी 0 होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, और कितने ऐसे 5, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, 11 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन ये लिगेंड्स कर रहे हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए इस वाले कॉम्प्लेक्स में पर्टिकुलरली, हमारे पास इसमें हो गए कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अराउंड। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या बोलता है बेसिकली, जैसे अगर हम बात करते हैं 4s की, 3d की और 4p की, ठीक है। तो देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, b में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल, 10, ठीक है। s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हमें एक स्टेबल राउंड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास कितने होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पूरे कंबाइन करके, ठीक है। दिस व्हाट सेज हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कि अगर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसमें, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स के लिए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन काउंट है टोटल, इसका 18 इलेक्ट्रॉन काउंट है, 7 मैग्नीज के और 11 साइड लिगेंड्स के। तो ये कैसा है हमारे पास, स्टेबल राउंड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यही होता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। और इसके अलावा एक दो कॉम्प्लेक्सेस के लिए और निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में जब स्ट्रक्चर और इसका ज्योमेट्री निकालेंगे, तो उसमें हम बस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ही करेंगे सभी मतलब कॉम्प्लेक्सेस के लिए, Pt Cl3 C2H4 -1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करें प्लैटिनम की, तो प्लैटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्लैटिनम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लैटिनम निकल में आता है ना, निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d8, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, तो प्लैटिनम में भी कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्लस आपको पता है क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा, यहाँ पे क्लोरीन आपको पता है प्लैटिनम के साथ पहले क्या करेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो 3 क्लोरीन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। फिर C2H4 है, देखो C2H4 क्या है, H डबल बॉन्ड H। C2H4 का भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, मेटल को पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो 1, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए, 3 4 5 6 7 8, सॉरी 3 4 5 6, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 16, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया इसका, वो कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इसके बाद ना हम बेसिकली, आप मेरा पर्पस था आपको इस वाले लेक्चर में कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ज्योमेट्री वगैरह करेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री वगैरह हम इसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, तो उसमें हम बेसिकली यही सीखेंगे, सभी के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना ही सीखेंगे, फिर ही हमारे पास हम उसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्रीज वगैरह बता सकते हैं। तो अब हम कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।